आईआईटी के लिए पढ़ो चाहे ऑनलाइन या ऑफलाइन, बट बात हो जब रेलेवेंट मॉक टेस्ट की, select Mathongo for the win. The most result-producing JEE main test series with most 99 plus percentilers. Mathongo बोले तो the choice of toppers. Join the test series now. Hello students, a very warm welcome. Today we are going to do coordination compounds, one of the most important chapters, top priority chapters in JEE Mains chemistry. अच्छा, खासियत क्या है मैं वो बता देता हूँ. खासियत ये है कि आप पारस सर से पढ़ेंगे इस चैप्टर को, जो ये प्रूव करेंगे कि इसके बहुत सारे क्वेश्चंस जो हैं बच्चों वो एनसीईआरटी बेस्ड होते हैं. तो इफ यू हैव रेड द एनसीईआरटी वेरी वेल, योर जॉब इज डन. बट सर एनसीईआरटी बोरिंग होती है, समझ में नहीं आता है हाउ टू रीड एनसीईआरटी वेरी वेल. This lecture is going to help you clear that doubt. Just watch the lecture, revise it thoroughly and you will be sorted कि यार NCERT को किस एंगल से पढ़ना होता है वो आपको क्लियर हो जाएगा. And before we move and give the session to Paras sir, make sure that you download the PDF slides and similar questions for practice from the Mathongo courses app. Link is in the description box and you guys can go and check it out. Also make sure that if you are looking for a online mock test series, no better way to get to Mathongo online test series, the Quizzer platform, which is one of the most relevant in the online and trusted by a lot of toppers and students likely. ठीक है, तो over to Paras sir to start one of the most important topics, that is coordination compound, and to prove you how simple and easy it could be if you do it in the correct way. Over to Paras sir. हाय एवरीवन, वेलकम बैक वंस अगेन. तो चलिए आज 2024 के टॉप पीवाईक्यू तो हम डिस्कस करेंगे ही कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के, बट एक बहुत अमेजिंग चीज है मेरे पास आपके लिए जो डेफिनेटली आपको नहीं मिलेगी और कहीं. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. तो एक सिंपल सा क्वेश्चन आपसे पूछता हूँ. हर साल पेपर आता है, हम पेपर की तैयारी करते हैं. क्या कभी माइंड में ये आता है कि ये पेपर के क्वेश्चन ढूंढते कहाँ से हैं, कहाँ मिलेंगे, ये कौन सी किताब में, कहाँ पे? देखो, बहुत लोग क्लेम करते हैं कि मेरे नोट से पेपर आया था, ठीक है, यहां से पेपर आया था, वहां से पेपर आया था. बट अगर आपको नहीं लगता कि सबूत होना चाहिए, सबूत है आपके पास कहां से पेपर आया था, तो डू यू वांट टू सी द सोर्स ऑफ क्वेश्चंस? आज हम जितने क्वेश्चंस करने वाले हैं उनमें से अगर मैं आपको बोलूं कि 90% क्वेश्चंस का सोर्स आपको मैं प्रॉपर प्रूफ के साथ वर्ड बाय वर्ड दिखा दूं, ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं. ठीक है, मैं ज्यादा क्यों बोलूं जब सबूत है हमारे पास, तो डायरेक्टली फिर स्टार्ट करते हैं. देखिए, अब ये पहला क्वेश्चन है, प्यारा क्वेश्चन है. तो फ्लोराइड आयन मेक द एनामल ऑन टीथ मच हार्डर बाय कन्वर्टिंग हाइड्रोक्सीपेटाइट, ठीक है, इनटू मच हार्डर फ्लोरोपेटाइट हैविंग द फॉर्मूला. तो फ्लोरोपेटाइट के बारे में पूछा है. चलिए 30 सेकेंड लगा के आप सॉल्व करिए और इसका आंसर चैट में देना साथ के साथ, ठीक है, जिसको लग रहा है कि आंसर पता है. अब बताओ ये क्वेश्चन कहां से आया, ये भी साथ में लिखो. कहां से लग रहा है आपको? है किसी चैप्टर में है दिया हुआ, देख लो. चाहे पी ब्लॉक में, अगर आपको लग रहा है पी ब्लॉक में ढूंढ लो. पी ब्लॉक में मिलेगा नहीं. सॉल्यूशन कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में थोड़ा बहुत बात की है फ्लोराइड के कि ड्रिंकिंग वाटर में फ्लोराइड 1.5 ppm तक होना चाहिए, इतनी ही बात की है. ठीक है, कंपाउंड क्या बनता है क्या नहीं बनता इसके बारे में बात नहीं की है. अब थोड़ा सा अनएक्सपेक्टेड है ये, बट ठीक है, चलिए देखिए जरा. दिस इज एनवायरमेंटल केमिस्ट्री, ठीक है, 14.3.2. तो एनवायरमेंटल केमिस्ट्री क्लास 11. वैसे आई नो कि अभी सिलेबस में नहीं रहा है, बट ये क्या करूं, ये डायरेक्टली वहीं से है. अब ध्यान से देना यहाँ पे, द फ्लोराइड आयंस मेक द एनामल ऑन टीथ मच हार्डर बाय कन्वर्टिंग. ये पूरी लाइन पढ़िए और फिर बताइए इस क्वेश्चन में और इस पैराग्राफ में क्या सिमिलैरिटी है. लग रही है कोई सिमिलैरिटी? थोड़ी बहुत हल्की फुल्की सी भी लग रही है कुछ, 19-21 वाली बात लग रहा है ना. एग्जैक्टली वर्ड बाय वर्ड कॉपी हुआ है. ऐसा भी नहीं था कि वहां से इंस्पिरेशन लेके क्वेश्चन बनाया, वो डायरेक्टली कॉपी पेस्ट करके क्वेश्चन बना दिया है. ठीक है, तो ये डायरेक्टली एक इन्फॉर्मेशन बेस्ड क्वेश्चन था और ये इन्फॉर्मेशन एनवायरमेंटल केमिस्ट्री में हमें मिल गई. चलिए पहला सबूत. ठीक है, सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं. ये आई थिंक लॉजिकल क्वेश्चन है, इसके लिए कोई सबूत ढूंढने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये डायरेक्ट हम सॉल्व कर सकते हैं. इसका भी एनसीईआरटी की थ्योरी में वर्णन है, मेंशन है कि किस आयन में कितने नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है. देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्सेस विल एग्जिबिट द लीस्ट पैरामैग्नेटिक बिहेवियर. तो लीस्ट पैरामैग्नेटिक बिहेवियर का मतलब है भैया सबसे कम अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स किसके पास यहां पे होंगे. देखिए, क्रोमियम की बात करें बच्चे, यहां पे क्रोमियम 2 पॉजिटिव है. क्रोमियम 2 पॉजिटिव का मतलब है 4s0 3d4. और क्योंकि वाटर इज अ
वीक लिगेंड, तो फोर्स्ड पेयरिंग जैसा कुछ यहाँ पे हो भी नहीं पाएगा। और ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में जो स्प्लिटिंग होती है वो कुछ इस तरह से होती है, दिस इज Eg एंड दिस इज T2G, राइट। तो 4 इलेक्ट्रॉन जो आपके पास यहाँ पे क्रोमियम के हैं, 1 2 3, और क्योंकि स्ट्रॉन्ग लिगेंड नहीं है तो इतनी ज्यादा गैप नहीं होगा, फोर्थ ऊपर जाएगा। तो यहाँ पे चारों के चारों अनपेयर्ड हैं। देन आयरन की बात करें, यहाँ पे आयरन 2 पॉजिटिव में है। आयरन 2 पॉजिटिव होता है 4s0 3d6, तो 3d6 है और कोई स्ट्रॉन्ग लिगेंड नहीं है, तो 1 2 3 4 5 6, ओके, यहाँ पे पेयर हुआ, पर बाकी के 4 अनपेयर्ड बचे। तो यहाँ पर भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 4 ही है। कोबाल्ट 2 पॉजिटिव आप देख लीजिए, कोबाल्ट 2 पॉजिटिव इज 4s0 3d7, तो d7 में क्या होगा, 1 2 3 4 5 6 7, दो तो पेयर कर गए यहाँ पे, 1 2 3 3 आपके पास अनपेयर्ड हैं, ये आ गया। और Mn2 पॉजिटिव, मैंगनीज 2 पॉजिटिव, आपको पता है क्या होता है, दैट इज 4s0 3d5, तो 3d5 है और वीक लिगेंड है, तो कोई फोर्स्ड पेयरिंग नहीं होगी, पांचों के पांचों अनपेयर्ड ही रहेंगे, तो आंसर इज थर्ड ऑप्शन। तो ये तो काफी आसान था, तो वेरी बेसिक जो हम पढ़ते हैं इस चैप्टर में वो यही सारी कहानी तो है। तो ये सॉल्व करना आई डोंट थिंक इज आर डिफिकल्ट, किसी के लिए भी रहा होगा, ठीक है। अब इसके बारे में थोड़ी और डिटेल के बारे में आपको बताएं, एडिशनल इंफॉर्मेशन जिसको आप काइंड ऑफ बोल सकते हैं अपने नोट्स में ऐड कर सकते हो। देखो, जब बच्चे हमारे पास D1 to 3 होता है ना, 1 से लेकर 3 इलेक्ट्रॉन D में है, तो वो कैसा रहेगा, तो आपके पास 1 2 3 में मतलब ये स्टार्टिंग के जो 3 ऑर्बिटल्स हैं D के, ये यूज होंगे, जिसको आप ऑक्टाहेड्रल में T2G बोल सकते हो। तो जब भी स्ट्रॉन्ग लिगेंड भी हो तो ऐसा मत करना सर अगर स्ट्रॉन्ग लिगेंड होगा और D3 है तो 3 इलेक्ट्रॉन में से 2 का पेयर कर देंगे और एक सिंगल रहेगा, नहीं ऐसा नहीं होता बेटा। फोर्स्ड पेयरिंग कहां से शुरू होती है, फोर्स्ड पेयरिंग शुरू ही फोर्थ इलेक्ट्रॉन से होती है, ठीक है। ये Eg है, दिस इज T2G, तो पहला इलेक्ट्रॉन यहीं पे आएगा, चाहे लिगेंड स्ट्रॉन्ग हो वीक हो कैसा भी हो, पहला इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आएगा। सेकेंड इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आएगा, क्योंकि ये तीनों सेम एनर्जी पे हैं, तो हंस रूल के अकॉर्डिंग सेम एनर्जी के ऑर्बिटल्स की पहले आप सिंगल सिंगल फिलिंग करते हैं। थर्ड इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आएगा। फोर्थ इलेक्ट्रॉन को फिर पूछा गया कि भाई क्या करना है, तो वो बोलता है देखो अगर ऊपर जाना सस्ता है तो मैं ऊपर जाऊंगा, जंप करूंगा, अगर ऊपर जाने में ज्यादा खर्चा हो रहा है, एनर्जी की रिक्वायरमेंट ज्यादा है और पेयरिंग एनर्जी कम है, मतलब पेयर करना आसान है, तो मैं पेयर कर जाऊंगा। तो फोर्थ इलेक्ट्रॉन से फोर्स्ड पेयरिंग होगी, अगर होगी तो, ठीक है। अगर वो ऊपर नहीं गया यहां पेयर कर गया तो मतलब सर D4 हुआ और स्ट्रॉन्ग लिगेंड हुआ, तो ऐसा नहीं है D4 का मतलब है कि 4 इलेक्ट्रॉन्स के आप 2 पेयर बना दो, नहीं, 1 2 3 4 एक पेयर बनेगा, 2 फिर भी अनपेयर्ड ही बचेंगे, समझ गए, समझ गए ना। तो बच्चे जब तक हमारे पास D1 to 3 है तब तक फोर्स पेयरिंग की तो जरूरत पड़ ही नहीं रही, तो अंदर के 2 D ऑर्बिटल हमेशा ही खाली होंगे। तो अगर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स ऐसे में आप बनाते हो तो कि अंदर के D ऑर्बिटल अवेलेबल हैं, तो इट विल ऑलवेज बी D2sp3, ऑलवेज ऑक्टाहेड्रल में, राइट, सोचना ही नहीं है। D4 to 6 में क्या है, 4 में ऐसा भी हो सकता है कि 1 2 3 और 4 ये वाला लग जाए, अगर वीक लिगेंड है तो ये लग गया, ये लग गया, तो अब 2 D ऑर्बिटल अंदर वाले खाली नहीं रहे, इन दैट केस इसको आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनाना पड़ेगा sp3d2। तो देखो D4 में जब वीक लिगेंड है 1 2 3 4 कोई फोर्स पेयरिंग नहीं हुई, तो अंदर के 2 D ऑर्बिटल अवेलेबल नहीं हो पाए, तो फिर sp3d2 करना पड़ा आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। अब कई बार बच्चा ये भी पूछता है तो एक काम करते, एक D ऑर्बिटल अंदर वाला ले लेते, एक बाहर वाला ले लेते, ऐसा नहीं हो सकता, नहीं ऐसा नहीं होता, या तो 3D के ऑर्बिटल यूज होते हैं या 4D के यूज होते हैं, 3D 4D दोनों नहीं हो सकते, क्योंकि 3D 4s 4p और 4D इनका जो एनर्जी गैप है वो बहुत बड़ा हो जाएगा, और हाइब्रिडाइजेशन में क्या होता है हमें ऐसे ऑर्बिटल लेने पड़ते हैं विच आर कंपेरेबल इन एनर्जी, तो 3D 4s 4p या फिर 4s 4p 4D, ओके। ऐसा नहीं करना कि एक D अंदर वाला ले लो एक बाहर वाला ले लो, उनका एनर्जी गैप बहुत बड़ा हो जाएगा, तो वो हाइब्रिडाइज नहीं कर पाएंगे। और जब ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड होगा तो फोर्थ इलेक्ट्रॉन यहां पेयर कर जाएगा, फिफ्थ यहां कर जाएगा, सिक्स्थ यहां कर जाएगा। तो अगर स्ट्रॉन्ग लिगेंड है तो अप टू D4 से D6 तक आपको फिर भी D2sp3 बन जाता है। तो स्ट्रॉन्ग लिगेंड की पिक्चर 4 to 6 वाले में ही रहती है। फिर देखो D7 to 10, अब बच्चे 7 आ गया ना, तो चाहे तुम स्ट्रॉन्ग लिगेंड लगाओ कैसा भी लगाओ, 6 तो यहीं पे पेयर कर जाएंगे,
सातवां यहाँ पे आ ही जाएगा, तो अंदर के 2 d ऑर्बिटल अवेलेबल होने ही नहीं वाले हो। आप चाहे स्ट्रॉन्ग लिगेंड रखो, वीक लिगेंड रखो, तो D7 to 10 में इट इज sp3 D2 मोस्टली। अब मोस्टली क्यों बोला, कुछ केस में क्या करते हैं हम, यहाँ का एक इलेक्ट्रॉन जंप करवा के आगे भेजते हैं, तो कुछ एक्सेप्शन है थोड़ी बहुत, इसलिए वहां पे मोस्टली लिखा है, पर आपके काम के लिए आप समझ लो कि लगभग हमेशा ऐसा ही होगा। ठीक है, डन। चलिए अब ये आपके लिए बच्चे नोट्स या होमवर्क है। हाइब्रिडाइजेशन दे रखी है, उसके सामने कुछ एग्जांपल दे रखे हैं, तो जो काफी बच्चों की परेशानी रहती है कि सर कहां पर याद रखें हम, कौन सा कॉम्प्लेक्स कौन सी हाइब्रिडाइजेशन में है, ये लो आपके लिए काफी सारे नोट्स, यहाँ पे काफी सारे कॉम्प्लेक्स बना के मैंने रख दिए हैं, आपको बस नोट डाउन करना है। ठीक है, और इसको रिवाइज करोगे तो काफी काम आपका बन जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। येलो कंपाउंड ऑफ lead chromate gets dissolved on treatment with hot NaOH solution. The product of lead formed is a। चलिए अब क्वेश्चन तो ये लग रहा है कि सर कोऑर्डिनेशन नंबर के बारे में पूछा है, तो कॉम्प्लेक्स का ही होगा, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का होगा, क्या लगता है? चलिए आंसर एक बार जल्दी से चैट में साथ में देना है आपको कि ये क्वेश्चन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड एनसीईआरटी से है, या सर लेड क्रोमेट तो डी&एफ ब्लॉक में भी बन सकता है ना, क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट के आसपास कहीं पे, तो क्या ये डी&एफ ब्लॉक चैप्टर से लिया गया एनसीईआरटी से? और अगर यस तो बताइए जल्दी से चैट में, देखते हैं कि कौन बच्चा सही आंसर देता है, और अगर नहीं तो बताओ फिर कहाँ से पूछा गया क्वेश्चन ये, क्योंकि मुझे तो नहीं मिला ये, आपको मिला क्या? एनसीईआरटी मैंने ढूंढ लिया, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में भी नहीं है, डी&एफ ब्लॉक में भी नहीं है, फिर पता लगा जो कहीं नहीं मिलता वो कहाँ मिलता है, वो मिलता है एनसीईआरटी के लैब मैनुअल में, यूनिट 7 सिस्टमैटिक क्वालिटेटिव एनालिसिस। ठीक है, तो यहाँ पे जरा गौर से देखना, केमिस्ट्री, अब मैं आपको पूरा ही इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ, केमिस्ट्री ऑफ द कंफर्मेटरी टेस्ट ऑफ लेड 2 पॉजिटिव आयंस। तो पहला पार्ट तो चलो इसका था कि PbCl2 से PbI2 बना लेड येलो प्रेसिपिटेट बन रहा है ये। ठीक है, ये आपको पूरा इंफॉर्मेशन इसलिए दे रहा हूं, इसी बहाने आप इसका दूसरा वाला टेस्ट भी रिवाइज कर लो। अब ठीक है, अब यहां देखना सेकंड टेस्ट देखो, ऑन एडिशन ऑफ पोटेशियम क्रोमेट सॉल्यूशन येलो प्रेसिपिटेट ऑफ लेड क्रोमेट इज ऑब्टेन्ड। आया ना, क्या था यहाँ पे, येलो कंपाउंड ऑफ लेड क्रोमेट गेट्स डिसॉल्व्ड ऑन ट्रीटमेंट विद हॉट NaOH। ओके, the yellow precipitate PbCrO4 is soluble in hot NaOH solution। क्या बना रहा है ये, PbCrO4 plus 4 NaOH gives you Na2PbO4 PbOH4 सोडियम टेट्रा हाइड्रोक्सोप्लम्बेट। ठीक है, Na2PbOH4। चलिए यहां पे हमारे पास जो कॉम्प्लेक्स बना दैट इज Na2PbOH4। अब बताओ क्या है, टेट्रा एनायनिक कॉम्प्लेक्स विद कोऑर्डिनेशन नंबर 6। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 तो नहीं है, न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स, देखो कॉम्प्लेक्स न्यूट्रल नहीं है, राइट, एनायन है और कैटायन है, न्यूट्रल तो नहीं है ये। न्यूट्रल होता है जैसे NiCO4 हो गया, देयर इज नो कैटायन और एनायन पार्ट, तो न्यूट्रल भी नहीं है। डाई एनायनिक कॉम्प्लेक्स, देखो एनायन पे अगर आप देखें तो इसको अगर आप आयनाइज करेंगे पानी में तो 2Na पॉजिटिव प्लस PbOH4 2 नेगेटिव, हाँ, तो डाई एनायनिक है विद कोऑर्डिनेशन नंबर 6, नहीं 6 नहीं है, डाई एनायनिक है विद कोऑर्डिनेशन नंबर 4, यस, एनायन के ऊपर 2 नेगेटिव चार्ज है तो डाई एनायनिक हुआ। ठीक है, तो डायरेक्ट क्वेश्चन था ये, बताइए लैब मैनुअल से, बिल्कुल डायरेक्ट, ऐसा भी नहीं कि थोड़ा बहुत सर वहां से था, थोड़ा बहुत कहीं और से होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट्स फ्रॉम द फॉलोइंग। ठीक है, पहला पॉइंट है इथेन 1,2 डायमीन इज ए किलेटिंग लिगेंड। इथेन 1,2 डायमीन है ना, इथाइलिन डायमीन इज ए किलेटिंग लिगेंड, हम सब जानते हैं इसके बारे में। मेटालिक एल्यूमिनियम इज प्रोड्यूस्ड बाय इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड इन द प्रेजेंस ऑफ क्रायोलाइट। अब ये जो स्टेटमेंट है, नो डाउट ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में नहीं है, बट ये स्टेटमेंट चलो इसके बारे में बात करते हैं अभी। साइनाइड आयन इज यूज्ड एज लिगेंड फॉर लीचिंग ऑफ सिल्वर, ये कहां पे है, ये है क्या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में। फॉस्फीन एक्ट एज ए लिगेंड इन विल्किंसन कैटलिस्ट, विल्किंसन कैटलिस्ट कहां पे है। The stability constants of calcium 2 positive and magnesium 2 positive are similar with EDTA complexes। पढ़ा कहीं पे ये, कहीं पे एनसीईआरटी में पढ़ा आपने ये, बताओ जरा चैट में बताओ, देखिए तुम लोगों का नॉलेज, तुम्हारा अवेयरनेस कैसी है जब तुम तैयारी करते हो। चलो पहला पॉइंट आपको बताया तो मैं, एल्यूमिनियम वाली जो कहानी है ये मेटलर्जी चैप्टर से लिया गया है, तो आई कैन अंडरस्टैंड कि सर मेटलर्जी अब सिलेबस में नहीं रहा, बट फिर भी आई थिंक एल्यूमिनियम का
प्रेपरेशन या एल्यूमिनियम को कैसे एक्सट्रैक्ट किया जाता है, इतना तो हम बस बेसिकली पढ़ते हैं, इवन पी ब्लॉक में भी थोड़ा बहुत आइडिया लेते हैं कि यहाँ एल्यूमिनियम को Al2O3 से एक्सट्रैक्ट करते हैं, पर Al2O3 का खुद का मेल्टिंग पॉइंट इतना हाई होता है, उतना हाई टेम्परेचर अचीव करने में बहुत खर्चा होता है, और मेटलर्जी इज ऑल अबाउट इकोनॉमिक्स, जितने सस्ते में निकल जाए उतना बढ़िया। तो Al2O3 को लो टेम्परेचर पे मेल्ट करने के लिए उसमें क्रायोलाइट ऐड करते हैं, Na3AlF6, ठीक है, तब उसका मेल्टिंग पॉइंट लोअर होता है और कम खर्चे में वो काम हो जाएगा, इलेक्ट्रोलाइसिस हो जाएगा। तो ये वो पूरी कहानी है मोल्टन Al2O3 प्लस Na3AlF6। तो जिसके पास भी पुरानी एनसीईआरटी है मेटलर्जी में साफ साफ लिखा गया है। अब नेक्स्ट पार्ट देखें 9.8 कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में लास्ट एक पेज है जहां पर इंपॉर्टेंस एंड एप्लीकेशन ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के बारे में बात की है, जिसको मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स नहीं पढ़ते। अब देखिए यहाँ पे hardness of water is estimated by simple titration with Na2 EDTA. The calcium 2 positive and magnesium 2 positive ions form stable complexes with EDTA. The selective estimation of these ions can be done due to difference in the stability constants of these complexes. Difference, ठीक है, तो इसका मतलब है स्टेबिलिटी कांस्टेंट इन दोनों के सिमिलर नहीं है, ये तो नहीं है। पहला पॉइंट सही है, ए सही है, बी भी सही है। अब साइनाइड आयन की बात करते हैं। देखो, सम इंपॉर्टेंट एक्सट्रैक्शन प्रोसेसेस ऑफ मेटल्स लाइक दोज ऑफ सिल्वर एंड गोल्ड make use of complex formation. Gold for example combined with cyanide in the presence of oxygen and water to form the coordination entity AuCN2 1 negative. Silver भी exactly ऐसे ही बनाता है। Cyanide is used for the extraction of gold and silver. ये वाला पॉइंट भी डायरेक्टली एनसीईआरटी में दे रखा था। उसके बाद आप विल्किंसन कैटलिस्ट की बात करो, विल्किंसन कैटलिस्ट का फॉर्मूला है PH3P थ्राइस RHCl। तो यहाँ पे फॉस्फीन नहीं है, फॉस्फीन होता है PH3, ये है ट्राइफिनाइल फॉस्फीन। तो ये बोलना कि फॉस्फीन था, नहीं, ये भी गलत हो गया, ठीक है, ट्राइफिनाइल फॉस्फीन होता है, तो ये वाला पॉइंट गलत हो गया। तो फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड ABC आर करेक्ट। बताइए, मिला सबूत, मिला डायरेक्टली वर्ड बाय वर्ड मिला, ठीक है। तो मतलब लास्ट पेज तक पढ़ना आवश्यक है, अति आवश्यक है। चलिए नेक्स्ट। और जिनको ये अच्छा लग रहा है ना, समझ आ रहा है कि ओके यहां से आता है पेपर, तो थोड़ा सा कमेंट्स में ना थोड़ा सा बता भी देना कि आपको कैसा लगा। ये पूरी रिसर्च करने में काफी टाइम भी लगता है, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स। चलो अब ये फिर से आपके सामने क्वेश्चन है, क्वेश्चन तो सॉल्व करना है, ये भी बताना है कि ये क्वेश्चन कहां से उत्पन्न हुआ है, इसका सोर्स क्या है। अब बताओ, डाइमिथाइल ग्लाइकोजाइम DMG forms a 6-membered covalent chelate when treated with NiCl2 solution in the presence of ammonium hydroxide. DMG कॉम्प्लेक्स बनाता है निकल 2 पॉजिटिव के साथ। अब उसका ये तक पूछ लिया कि 6 मेंबर्ड है कि नहीं, मतलब स्ट्रक्चर में ये भी आपको ध्यान देना है कि स्ट्रक्चर में जो रिंग बन रहा है वो कितने मेंबर्ड रिंग बन रहा है। सेकंड पॉइंट, प्रेशियन ब्लू प्रेसिपिटेट कंटेन्स आयरन बोथ इन +2 and +3 ऑक्सीडेशन स्टेट्स, ठीक है। तो बताइए एनसीईआरटी में है ये कहानी कि नहीं है। अब आप बोलोगे सर एनसीईआरटी में है, पर एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक में नहीं है। तो जो एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक में नहीं होता वो लैब मैनुअल में होता है। देखो, टेस्ट फॉर निकल 2 पॉजिटिव, तो निकल 2 पॉजिटिव बच्चे यहाँ पर लिखा हुआ है साफ, when dimethyl glycozyme is added to the aqueous solution of nickel chloride made alkaline by adding NH4OH solution, brilliant red precipitate is obtained. तो ये है वो कॉम्प्लेक्स NiDMG2, ओके। तो यहाँ पे आप देखें, अगर निकल का जो किलेट वाला, बोलोगे सर रिंग तो ये भी बन रहा है और ये 6 मेंबर्ड है, पर बच्चों किलेशन यहाँ पे हो रही है, वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग के थ्रू बन रहा है, वो किलेशन के थ्रू नहीं बन रहा है, किलेशन यहाँ पे हो रही है। तो 1 2 3 4 5, इट्स अ 5 मेंबर्ड रिंग, नॉट 6 मेंबर्ड रिंग, ठीक है। तो ये वाला पॉइंट तो हो गया गलत, क्योंकि भैया 6 मेंबर्ड रिंग बनाता है वो। डन, तो स्टेटमेंट 1 हो गया गलत। चलिए, प्रेशियन ब्लू प्रेसिपिटेट। प्रेशियन ब्लू के बारे में बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। प्रेशियन ब्लू को लेके 2 टर्म्स हमारे पास आती हैं, ठीक है, और ये मिलेगा आपको टेस्ट फॉर फेरिक आयंस में, वही लैब मैनुअल के अंदर ही। देखिए, व्हेन द सॉल्यूशन कंटेनिंग फेरिक क्लोराइड, Fe3 पॉजिटिव है, उसको आपने पोटेशियम फेरोसाइनाइड से ट्रीट किया, तब मिला प्रेशियन ब्लू प्रेसिपिटेट, ठीक है, Fe4 FeCN6 थ्राइस। और यहाँ पे अगर आप चार्ज बैलेंसिंग अप करेंगे तो आपको लगेगा पता कि यस, आयरन यहाँ पे +2 और +3 दोनों ऑक्सीडेशन स्टेट्स में प्रेजेंट है, बिल्कुल है। ये है प्रेशियन ब्लू प्रेसिपिटेट, Fe4 FeCN6 थ्राइस। अब एक और प्रेशियन ब्लू होता है,
दैट इज सॉल्युबल प्रेशन ब्लू, उसमें भी नीचे लिखा गया है। और आपको पता है ये क्वेश्चन भी आया हुआ है, सॉल्युबल और प्रेसिपिटेट दोनों को यूज करते हुए क्वेश्चन अलग से बने हुए हैं, क्योंकि दोनों का फॉर्मूला डिफरेंट है। तो अगर सॉल्युबल प्रेशन ब्लू लिखा हो, इट इज KFeFeCN6, हो गया ना फॉर्मूला डिफरेंट, हो गया कि नहीं हुआ, राइट? था इंटरेस्टिंग पार्ट, अगेन एनसीईआरटी से था, सबूत मिल गया। तो स्टेटमेंट 1 गलत है, स्टेटमेंट 2 सही है। ओके, डन, क्लियर है ये? चलिए अब नेक्स्ट कहानी देखते हैं। द मेटल एटम प्रेजेंट इन द कॉम्प्लेक्स MABXL। ओके, MABXL, अच्छा 4 लिगेंड लगे हैं, चारों डिफरेंट हैं और चारों यूनिडेंटेट या मोनोडेंटेट लिगेंड्स हैं। M इज अ मेटल और ये बोल रहा है कि ये sp3 हाइब्रिडाइजेशन में है, मतलब टेट्राहेड्रल है। द नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स एग्जिबिटेड बाय द कॉम्प्लेक्स इज, चलो पहले लॉजिकली सॉल्व कर लो, फिर बात करेंगे इसके सबूत की। देखिए बच्चे, अब अगर M 4 डिफरेंट ग्रुप से जुड़ा हो, ठीक है, यहाँ पे ABXL, तो ये कायरल सेंटर हुआ। और कायरल अगर पूरे मॉलिक्यूल में एक अकेला कायरल सेंटर है तो ये कंपाउंड भी ऑप्टिकली एक्टिव हुआ, तो ये एग्जिस्ट करेगा एज अ पेयर ऑफ इनैंशियोमर। तो इसके 2 ऑप्टिकल आइसोमर तो आएंगे, बट क्या ये सिस ट्रांस इस तरह का आइसोमरिज्म शो कर पाएगा, ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म? टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट में ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म नहीं होता, तो इसके नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स कितने होंगे? 0। हाँ, ये स्क्वायर प्लेनर होता तो हम बात करते हैं, ठीक है, स्क्वायर प्लेनर में। अब सबूत, ठीक है, चलिए सबूत देखते हैं। ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड चैप्टर के अंदर ही, जहां पर आप आइसोमरिज्म पढ़ते हो, वहां पे साथ साथ एक पैराग्राफ है, अदर स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स ऑफ द टाइप MABXL A, ठीक है, MABXL where ABXL are unidentate ligands shows 3 isomers, 2 cis and 1 trans। पर ये था स्क्वायर प्लेनर के लिए, यहां इन्होंने sp3 लिखा है, यहां थोड़ा सा मॉडिफिकेशन किया इन्होंने, तो यहां पर नीचे लिखा है such isomerism is not possible for a tetrahedral geometry, लिख दिया ना, not possible for tetrahedral geometry, उसी के ऊपर क्वेश्चन आ गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वन। अब यहां पर हमारे को बताना है नंबर ऑफ कॉम्प्लेक्सेस विच शो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म अमंग द फॉलोइंग इज। बताओ फिर क्या होगा यहाँ पे, क्या लगता है आपको? ये लग रहा है कि एनसीईआरटी में है ये सारा ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ओके, this CrOx twice Cl2 3 negative, COEn thrice 3 positive, cis PTEn2 Cl2 2 positive। यार काफी मेहनत करनी पड़ेगी यहाँ पे तो, चलो फिर मेहनत करते हैं, ठीक है। तो पहली मेहनत ये है, यहाँ पे आ गया PtCl2 En twice 2 पॉजिटिव, उसका सिस आइसोमर, PtEn twice Cl2 2 पॉजिटिव सिस आइसोमर मिल गया ये, ठीक है, आ गया इसका, राइट। ये पर इन्होंने थोड़ी सी गड़बड़ यहाँ पे एनसीईआरटी ने कर दी है, इसकी बनानी थी मिरर इमेज, इन्होंने मिरर इमेज की जगह कुछ और बना दिया, वो इसका ट्रांस आइसोमर बना दिया है। तो चलो आई थिंक ये चीज आप ध्यान देना, ये ड्रॉ सही नहीं किया है पर ये कायरल है। तो इन अ कोऑर्डिनेशन एंटिटी ऑफ द टाइप दिस ओनली द सिस आइसोमर शोज ऑप्टिकल एक्टिविटी, लिखा है एनसीईआरटी ने सिस आइसोमर, तो ये वाले भाई साहब तो हैं। अब अगर ये वाले भाई साहब हैं तो प्लैटिनम की जगह पे अगर आप कोबाल्ट रख दोगे तो क्या फर्क पड़ेगा? अच्छा, इन्होंने तो एग्जांपल में कोबाल्ट ही दिया हुआ है, ठीक है, ये क्या किया है इन्होंने यहाँ पे, वहां पे पीटी लिखा है, डायग्राम में कोबाल्ट लगाया हुआ है, चलो ये भी अच्छी बात है, मल्टीटास्किंग कर दी है, लिखा पीटी है, लगाया यहाँ पे कोबाल्ट है, चलो तो मतलब कोबाल्ट और प्लैटिनम दोनों ही एग्जाम्पल शो करेंगे, ठीक है, ये दो तो ऑप्टिकल आइसोमरिज्म शो कर रहे हैं। ओके, नेक्स्ट COEn थ्राइस, पढ़ा नहीं ये, ठीक है, MAA थ्राइस जो है ये कायरल होता है, समझे। अभी ये मेटल आप जो भी रख लो सेंटर पे, ठीक है, तो इस तरह का आपका किलेटिंग लिगेंड आप ले लीजिए जिसके दोनों एंड से सेम ही लिगेंड है, तो AA थ्राइस भी होगा तो AB थ्राइस होगा, तो वो भी काम कर जाएगा, ठीक है। तो ये वाला एग्जांपल भी आपको COEn थ्राइस दिया हुआ है। देन देखो अब ये एग्जांपल 9.6 सॉल्व्ड एग्जांपल में आउट ऑफ द फॉलोइंग 2 कोऑर्डिनेशन एंटिटीज व्हिच इज कायरल, सिस CrCl2OX2, क्या गया ना, ठीक है, और ट्रांस, तो सिस वाला है यहाँ पे लिखा हुआ है, सिस इज कायरल CrCl2 वाला, तो ये वाला भी है सिस CrCl2OX2, ये वाला भी है,
ट्रांस वाला नहीं है और ट्रांस वाला ये वाला भी नहीं है। पूरा क्वेश्चन एनसीईआरटी से था, ये सारे ही दिए हैं थ्योरी की फॉर्म में, सॉल्व एग्जांपल की फॉर्म में, तो आंसर तो आ गया 4। बट अब बताइए, आंखें खुली, कुछ दिमाग में से कुछ निकला? ठीक है, चलो नेक्स्ट, नंबर ऑफ कॉम्प्लेक्सेस फ्रॉम द फॉलोइंग विद इवन नंबर ऑफ अनपेयर्ड डी इलेक्ट्रॉन्स। अब ये तो आसान है, इट्स लाइक वेरी सिंपल। तो चलिए इसको 30 सेकंड में सॉल्व करते हैं। 30 नहीं, इसको आई थिंक 1 मिनट लगाओ, पर जल्दी सॉल्व करो। देखो सभी में वाटर इज द लिगेंड, वाटर इज अ वीक लिगेंड, तो कोई फोर्स पेयरिंग वाली बात नहीं होगी। तो जब फोर्स पेयरिंग वाली बात नहीं है तो VH2O6 3 पॉजिटिव को सिंपली आप ऐसे बोल दो V एक्वस 3 पॉजिटिव। एक्वस का मतलब ये कि वाटर के साथ उसका कॉम्प्लेक्स बना हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे बच्चे वेनेडियम 3 पॉजिटिव अगर आप लेंगे, वेनेडियम क्या है 23, दैट इज S2D3। तो S2D3 में से 3 इलेक्ट्रॉन निकाल दो, तो 4s0 3d2, ओके। और 2 इलेक्ट्रॉन तो ऑब्वियस बात है, क्या कुछ है, इवन नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इसमें तो है, ठीक है। देन क्रोमियम 2 पॉजिटिव, क्रोमियम 2 पॉजिटिव की बात करें तो 4s0 3d4, ये भी 4 अनपेयर्ड है, इवन नंबर ऑफ अनपेयर्ड, हाँ 4 अनपेयर्ड है, ये वाला भी हो गया। देन Fe3 पॉजिटिव, Fe3 पॉजिटिव हो गया आपका बच्चे 4s0 3d5। तो क्योंकि वीक लिगेंड है तो पांचों के पांचों इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड रहेंगे, पर ये ऑड नंबर है तो ऑड नंबर हमें नहीं चाहिए। निकल 3 पॉजिटिव, निकल 3 पॉजिटिव इज 4s0 3d5, ठीक है। नहीं, निकल होता आपका D8, ठीक है। 3 पॉजिटिव में 4s0 3d7, ठीक है 7, ये भी आपका ऑड नंबर आ गया। कॉपर 2 पॉजिटिव, कॉपर होता है 4s1 3d10, तो 4s0 3d9, ये वाला भी आपके पास 9 का मतलब एक अनपेयर्ड बचेगा, तो वो भी ऑड नंबर आया। तो इवन नंबर वाले सिर्फ 2 ही हैं हमारे पास। तो ये तो बहुत ही बेसिक था ना, कोई ऐसा नहीं था यहाँ पे कि फोर्स पेयरिंग वाली करवानी है, बिल्कुल बेसिक सब पार्ट है। ये भी अगर आप थ्योरी पढ़ेंगे, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी वाला जो पार्ट है एनसीईआरटी का, वहाँ पे दे हैव मेंशन्ड अबाउट कि इस फलाने आयन में इतने नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इसकी डी इतनी कन्फिग्रेशन है, तो आप वहां से उसको डायरेक्टली रिलेट करके बोल सकते हो कि यस इतना एनसीईआरटी में पढ़ाया गया है। नेक्स्ट वन देखिए, मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2। सबूत की याद आ रही है मुझे फिर से, ठीक है, कि सबूत मिलेगा इसमें कि नहीं मिलेगा। चलो पहले आप इसको ट्राई करो, खुद से सॉल्व करो पहले। आई थिंक 40-45 सेकंड के अंदर आराम से मैच कर जाना चाहिए, क्योंकि इट्स वेरी सिंपल। क्योंकि K2 की हमने कोई बात नहीं करनी, NiCN4 2 नेगेटिव, NiCN4 वी ऑल नो, निकल 2 पॉजिटिव, कोऑर्डिनेशन नंबर 4, स्ट्रॉन्ग लिगेंड DsP2, तो A मैच कर जाएगा 3 के साथ। NiCO4 sp3 होता है। निकल के जो 3 कॉम्प्लेक्स है ना, NiCN4 2 नेगेटिव, NiCO4 और NiCl4 2 नेगेटिव, ये इतने कॉमनली पूछे गए हैं, मुझे लग रहा है कम से कम 10 से 15 बार इनके ऊपर क्वेश्चन आ चुके हैं रिसेंट ईयर्स में, 10 से 15 बार, ठीक है। दैट्स अ वेरी बिग नंबर। सबसे पॉपुलर यही है पूरे चैप्टर के, इसी के कॉम्प्लेक्स सबसे ज्यादा बार क्वेश्चन में पूछे जाते हैं, ओके। बाकी इनमें देख लो, कोबाल्ट यहाँ पे 3 पॉजिटिव और अमोनिया, कोबाल्ट 3 पॉजिटिव के साथ अमोनिया वर्क्स लाइक अ स्ट्रॉन्ग लिगेंड। कोबाल्ट 2 पॉजिटिव के साथ नहीं, कोबाल्ट 3 पॉजिटिव 6 अमोनिया के साथ स्ट्रॉन्ग लिगेंड वाला काम करता है, मतलब फोर्स्ड पेयरिंग होगी। तो कोबाल्ट 3 पॉजिटिव में कितना हो जाएगा, कोबाल्ट होता है S2D7, ठीक है। तो कोबाल्ट 3 पॉजिटिव कितना हो जाएगा S0D6, D6 6 इलेक्ट्रॉन्स 3 पेयर बन जाएंगे, अंदर के 2 d ऑर्बिटल अवेलेबल है, तो D2sp3, तो C आपका मैच कर जाएगा इसके साथ 4 के साथ। तो COF6 में अब यहाँ पे कोबाल्ट वीक लिगेंड के साथ कर रहा है, तो कोई फोर्स पेयरिंग नहीं होगी, तो आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनेगा। तो अब लॉजिकली तो मैं इसको बड़े आराम से सॉल्व कर पा रहा हूं, बट अगर मैं देखूं एनसीईआरटी को, NiCN4 2 नेगेटिव की पूरी कहानी एक्सप्लेन की गई है, पूरा डिटेल उसका ऑर्बिटल पिक्चर कैसे कैसे हाइब्रिडाइजेशन हुई, तो NiCN4 तो दिया हुआ है एनसीईआरटी ने। नेक्स्ट, NiCO4 हैज टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री बट इज डायमैग्नेटिक, NiCO4 के बारे में भी लिखा है उसी के आगे। उसके आगे COF6 3 नेगेटिव, अच्छा ये भी लिखा हुआ है, वाह वाह क्या बात है। नेक्स्ट, CONS3 6 3 पॉजिटिव, अच्छा ये भी लिखा है इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स,
और उसके बाद इन टेक्स्ट क्वेश्चन भी है, explain CO NH3 6 3 positive is inner orbital complex whereas NiNH3 6 2 positive is outer orbital complex। अच्छा मतलब ये भी है, क्वेश्चन पूछा भी है। तो अगर कोई बच्चा एनसीईआरटी पढ़े, उसके इन टेक्स्ट क्वेश्चन भी करे, मतलब बात बन सकती है, राइट, बन तो सकती है। तो ए का 3, बी का 1, A3B1, सी का क्या आ गया 4, डी का 2, यस फर्स्ट ऑप्शन। ठीक है, तो कुछ आइडिया हमें लग गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग आर, चलिए 30-35 सेकेंड के अंदर आंसर आपका आ जाना चाहिए। अब ये क्वेश्चन देखो, प्यारा क्वेश्चन है, मल्टीपल स्टेटमेंट्स है हमारे पास। स्ट्रेंथ ऑफ एनायनिक लिगेंड्स कैन बी एक्सप्लेन बाय सीएफटी। देखो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी एक इलेक्ट्रोस्टैटिक मॉडल के ऊपर बेस्ड है, आयनिक मॉडल के ऊपर बेस्ड है। तो आयनिक मॉडल के ऊपर बेस्ड है, इट टॉक्स अबाउट कि मेटल, कैटायन और लिगेंड के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑपरेट करेंगी। और ऑब्वियसली बात है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस चार्जेस के बीच में ज्यादा अच्छी होती हैं। एक न्यूट्रल लिगेंड के साथ डू यू थिंक कि बड़ी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगी? नहीं। एनायन के साथ हाँ, तो कैटायन और एनायन के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस स्ट्रॉन्ग होंगी, पर कैटायन और एक न्यूट्रल लिगेंड नॉट सो मच। तो अगर ये इलेक्ट्रोस्टैटिक मॉडल था, तो एनायंस शुड बी एक्टिंग लाइक स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स, क्योंकि स्ट्रॉन्गर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस उनके साथ होंगी। बट इलेक्ट्रो स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में जो एनायंस हैं वो बेचारे उल्टा पीछे हैं, वीक लिगेंड्स में आते हैं, रिलेटिवली वीक। और न्यूट्रल वाटर देख लो, अमोनिया, इथाइलिन डायमीन, CO, राइट, ये स्ट्रॉन्गर लिगेंड्स में आते हैं। डजंट मेक सेंस, राइट। तो CFT इस चीज को एक्सप्लेन नहीं कर पाया था कि यार ये क्या बात हुई, तुम्हारा मॉडल है इलेक्ट्रोस्टैटिक और उसके बेसिस पे एनायन जो कि स्ट्रॉन्ग लिगेंड की तरह बिहेव करने चाहिए, वो बेचारे वीक लिगेंड हो गए। ये क्या माजरा है, ये क्या चल रहा है ना? तो ये इसका एक ड्रॉबैक था कि स्ट्रेंथ ऑफ एनायनिक लिगेंड कैन बी एक्सप्लेन्ड बाय क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। नो, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी डज नॉट गिव अ क्वांटिटेटिव इंटरप्रिटेशन ऑफ काइनेटिक स्टेबिलिटी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। यस, सही बात है। द हाइब्रिडाइजेशन इन्वॉल्वड इन द फॉर्मेशन ऑफ NaCl4 नेगेटिव इज DsP2, अभी पीछे पड़ा। द पॉसिबल आइसोमर ऑफ सिस इज 1। इसका जो सिस है BtCl2, अभी पीछे बात की ना इसके बारे में, दिस इज कायरल, तो इसके आइसोमर 2 बनेंगे ना, 1 तो नहीं होगा। तो करेक्ट कौन से हुए? B एंड C ओनली। अब चलिए, तो ये तो हमने जस्ट अभी पीछे पढ़ा एनसीईआरटी से, ये भी पीछे पढ़ा एनसीईआरटी से। बात करते A और B पॉइंट्स की, क्या ये एनसीईआरटी में है? देखिए, लिमिटेशन ऑफ क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, however from the assumption that the ligands are point charges, it follows that anionic ligands should exert the greatest splitting effect. The anionic ligands actually are found at the low end of the spectrochemical series. तो मतलब ये इसकी वीकनेस हुई ना, ये समझे? ठीक है। दूसरा, VBT वाले में तो साफ साफ लिखा है, इट डज नॉट गिव क्वांटिटेटिव इंटरप्रिटेशन ऑफ मैग्नेटिक डेटा एंड quantitative interpretation of thermodynamic or kinetic stabilities of coordination complexes। आ गया, दिया एनसीईआरटी में, एनसीईआरटी से है ये क्वेश्चन। चलिए एक और सबूत मिल गया हमें। नेक्स्ट, द नंबर ऑफ कॉम्प्लेक्सेस फ्रॉम द फॉलोइंग विद नो इलेक्ट्रॉन्स इन द T2 ऑर्बिटल इज। चलिए आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करें, 45 to 50 सेकेंड इसमें लगने चाहिए। ठीक है, आपको कॉन्फ़िगरेशन की डायरेक्टली याद है और आसान है। अब कितने बच्चों के माइंड में एक चीज आई होगी, सर T2 लिखा है, सर T2G होना था ना, EG एंड T2G। देखो ऑक्टाहेड्रल को हम पूरी रिस्पेक्ट देते हैं, EG T2G, बट टेट्राहेड्रल डजंट डिजर्व दैट मच, T2। ठीक है, समझे? टेट्राहेड्रल को इतनी इज्जत नहीं देनी, G नहीं लगाना फालतू में। दैट G स्टैंड फॉर जीरेड, वो उसके पीछे अलग कहानी है। ठीक है, कि ऑक्टाहेड्रल में हमारे पास सिमिट्री होती है, सेंटर ऑफ सिमिट्री होता है, टेट्राहेड्रल में नहीं होता, तो G लगेगा नहीं लगेगा। तो बात है कि टेट्राहेड्रल में G नहीं लगता, राइट। चलिए अब टेट्राहेड्रल की थोड़ी सी कहानी को समझते हैं। बेटा टेट्राहेड्रल में अब आपने एक चीज देखी होगी कि सर जैसे ऑक्टाहेड्रल में T2G नीचे था, EG ऊपर था, टेट्राहेड्रल में ये उल्टा हो जाता है, T2 ऊपर चला जाता है और E नीचे आ जाता है। सर ये उल्टे क्यों हुए? इसका रीजन पहला क्या है, देखो ऑक्टाहेड्रल में लिगेंड्स X एक्सिस, Y एक्सिस और Z एक्सिस की तरफ से अप्रोच कर रहे हैं, आ रहे हैं। तो जो ऑर्बिटल X एक्सिस, Y और Z के तरफ होंगे
वो लिगेंड के बिल्कुल आमने सामने आ जाएंगे, तो उनकी और लिगेंड के बीच में जो इंटरेक्शन है या इलेक्ट्रॉन क्लाउड की रिपल्शन है ज्यादा होगी, इसलिए ज्यादा रिपल्शन की वजह से उनकी एनर्जी बढ़ जाएगी। तो ऑक्टाहेड्रल में क्या था, जो डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर है, इनकी अगर आप शेप देखो, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अलॉन्ग द एक्स वाई एक्सिस है, और डी जेड स्क्वायर ये अलॉन्ग द जेड एक्सिस है, ठीक है। तो लिगेंड भी यहीं से अप्रोच कर रहा है, तो ये लिगेंड के साथ ज्यादा रिपल्शन फेस करेंगे और इनकी एनर्जी बढ़ गई। पर जो डी एक्स वाई वाई जेड और एक्स जेड थे, उनके ऑर्बिटल कैसे थे, इन बिटवीन द एक्सिस। अब लिगेंड आ रहा है यहां से, ये भाई साहब जा रहे हैं यहां पे, उनके बीच में हेड ऑन टाइप का रिपल्शन नहीं हो रहा, उतना स्ट्रॉन्ग रिपल्शन नहीं है, इसलिए इन तीनों को एक्स वाई वाई जेड एक्स जेड ऑक्टाहेड्रल फील्ड में रिलेटिवली कम रिपल्शन मिलती है, तो ये आगे नीचे। अब करते बात टेट्राहेड्रल की। दिस इज द टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट, और ये आपकी एक्स वाई जेड एक्सिस। अब आप मुझे ये बताओ, ये जो 4 पॉइंट्स हैं, डू यू थिंक कहीं भी ये एक्स एक्सिस की तरफ जा रहा है कोई चारों में से? एक्सिस इधर को जा रही है, ये भाई साहब ऐसे जा रहे हैं, वो उधर को जा रहे हैं। ये चारों बॉन्ड्स दे आर नॉट अलोंग द एक्स वाई जेड एक्सिस, रादर दे आर इन बिटवीन द एक्सिस। तो अब टेट्राहेड्रल में ऑर्बिटल या लिगेंड किस तरफ से आ रहा है, इन बिटवीन द एक्सिस आ रहा है। तो अब ये जो एक्स वाई वाई जेड और एक्स जेड थे, उनके जहां ऑर्बिटल है इस तरफ से लिगेंड अप्रोच कर रहा है, तो इनको ज्यादा रिपल्शन देगा। तो अब ये ऊपर आ गए, और अब ये दो बेचारे रिलेटिवली कम रिपल्शन फेस करेंगे, तो ये नीचे चले गए। और सर इसका टेट्राहेड्रल का जो स्प्लिटिंग है वो कम क्यों होती है? ये तो पहली बात है कि 4 लिगेंड्स हैं, 6 लिगेंड ज्यादा रिपल्शन क्रिएट करेंगे, स्ट्रॉन्ग फील्ड होगी, 4 लिगेंड में कम फील्ड होगी, कम स्ट्रॉन्ग फील्ड होगी, राइट। तो इसलिए ओवरऑल जो स्प्लिटिंग थी वो कम होती है, और ये इतनी कम होती है कि यहाँ पे फोर्स्ड पेयरिंग वाला फंडा नॉर्मली नहीं होता, चिंता ही नहीं है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसा करना ही नहीं कि सर 1 2 फिर शायद थर्ड से फोर्स पेयरिंग होगी, नहीं, गैप इज वेरी स्मॉल, गैप इतना छोटा है कि उसको जंप करके वो आराम से ऊपर चला जाता है। तो इसलिए टेट्राहेड्रल में आपने देखा होगा कि मुश्किल से हमने कभी बात की है फोर्स्ड पेयरिंग की, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखो TiCl4 में टाइटेनियम 4 पॉजिटिव है, टाइटेनियम 4 पॉजिटिव D 0। अब जब D है ही 0 तो T2 में कहां जाएगा कोई, ठीक है। तो यहां पे ये आ गया T2 और नीचे आ गया E, समझे। तो T2 में कोई तब जाएगा जब 1 2 तीसरा इलेक्ट्रॉन होगा, जिसके बाद 2 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन है D में, वो फिर T2 में इलेक्ट्रॉन को भेजेगा। इसमें तो D में है ही नहीं, ये बेचारा नो इलेक्ट्रॉन इन T2, हाँ ये वाला तो काउंट हो जाएगा। MnO4 नेगेटिव में आप बात करें तो मैंगनीज +7 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, ये भी D0 होता है, तो D में कोई है ही नहीं इलेक्ट्रॉन, तो T2 में कोई नहीं जाएगा। FeO4 2 नेगेटिव, देखो 4 ऑक्साइड है, O पे 2 नेगेटिव चार्ज होता है, तो 4 पे 8 नेगेटिव होगा। उसको बैलेंस करने के लिए आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट +6 होनी चाहिए। आप बोलोगे सर +6, अगर आप ध्यान से D एंड F ब्लॉक का पढ़ें ऑक्सीडेशन स्टेट्स, आयरन की जो मोस्ट स्टेबल और कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट है वो 2 और 3 है, बट वन ऑफ द ओकेजनल और रेयर ऑक्सीडेशन स्टेट में +6 भी आता है, ठीक है। तो आयरन अगर आप +6 में देखोगे, आयरन की नॉर्मल कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, आयरन की न्यूट्रल फॉर्म में 4s2 3d6, इलेक्ट्रॉन निकाल दो तो 4s0 3d2। अब D2 आ गया 1 2, तीसरा इलेक्ट्रॉन गया ही नहीं, तो T2 में कोई नहीं गया। FeCl4 1 नेगेटिव, यहां पे आयरन 3 पॉजिटिव है, तो आयरन 3 पॉजिटिव मतलब 4s0 3d5, हाँ अब जाएगा ये 1 2 3 4 5, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका E में 2 इलेक्ट्रॉन और T2 में 3 इलेक्ट्रॉन ऐसे। और CuCl4 2 नेगेटिव, यहाँ पे कोबाल्ट 2 पॉजिटिव है, तो कोबाल्ट 2 पॉजिटिव इज 4s0 3d7, ये वाला भी जाएगा। तो यहाँ पे नहीं 1 2 3 4 5 6 7, 4 यहाँ पे 3 ऊपर, ठीक है। तो E में 4, T2 में 3, राइट। तो विदाउट हैविंग एनी, मतलब नॉट हैविंग एनी इलेक्ट्रॉन इन द T2 ऑर्बिटल, कितने हैं 1 2 3, 3 है। ये आसान क्वेश्चन था, हाँ ये मैं बोलता हूँ कि ये आपको एनसीईआरटी में एज एग्जाम्पल वगैरह नहीं मिलेगा आपको डायरेक्टली, ये आपको खुद से करना पड़ेगा, ठीक है। तो नेक्स्ट बात करें, इन द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्सेस द करेक्ट ऑर्डर ऑफ ABCD इन टर्म्स ऑफ वेव नंबर ऑफ लाइट एब्जॉर्ब्ड इज। चलो करो सॉल्व इसको। अब
लॉजिकल क्वेश्चन है, तो पहले इसको लॉजिक से सॉल्व करके देखते हैं, फिर बात करेंगे सबूतों की, सबूत मिलते हैं इसके कि नहीं मिलते। आप पहले खुद भी बताओ, इसके सबूत मिलेंगे हमें कहीं? गौर से ढूंढा जाए तो क्या सबूत मिल सकते हैं? तो आप सोचो और चैट में आंसर दो इसका क्या होगा। देखिए बच्चे, जितनी ज्यादा स्प्लिटिंग होगी, है ना, मतलब जो आपकी स्प्लिटिंग होती है डेल्टा ओ, अब वेव नंबर क्या होता है? वेव नंबर इज 1/λ। 1/λ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एनर्जी। हायर द एनर्जी गैप, जितना एनर्जी गैप बड़ा होगा वेव नंबर भी उतना ही बड़ा होगा। और जो स्प्लिटिंग है वो सिर्फ इस पे नहीं डिपेंड करती कि स्ट्रॉन्ग लिगेंड चाहिए, स्प्लिटिंग इस पे भी डिपेंड करती है कि मेटल कौन सा है, कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट में है, लिगेंड्स स्ट्रॉन्ग है, वीक है, कितने हैं। 4 लिगेंड में कम स्प्लिटिंग होगी, 6 में ज्यादा होगी, 7 में और ज्यादा होगी, राइट। स्ट्रॉन्ग लिगेंड में ज्यादा होगी, वीक में कम होगी। मेटल हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा तो ज्यादा स्प्लिटिंग आएगी, वही मेटल लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा उसी लिगेंड के साथ कम स्प्लिटिंग आएगी। तो देखो यहां पर कोबाल्ट कितने में है? 3 पॉजिटिव, यहां पर भी कोबाल्ट 3 पॉजिटिव है, यहां पर भी कोबाल्ट 3 पॉजिटिव, वहां पर कॉपर 2 पॉजिटिव है। तो 3 तो कोबाल्ट वाले हैं और वो भी ऑक्टाहेड्रल, 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 और ये कॉपर वाला पर ये टेट्राहेड्रल है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, ठीक है। तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 वाले की तो स्प्लिटिंग ऑक्टाहेड्रल से कम ही होती है ना, तो ये तो बेचारा सबसे पीछे ही आना चाहिए, तो डी सबसे पीछे आ जाना चाहिए, ठीक है, एनर्जी गैप में। तो वेव नंबर डी का सबसे पीछे होना चाहिए, एक ही ऑप्शन में दिया हुआ है ऐसा। चलो ठीक है, अब आगे देखो, बट इनमें कोबाल्ट 3 पॉजिटिव सेम है, तो मेटल को कंपेयर नहीं करेंगे, और नंबर ऑफ लिगेंड भी 6 हैं। अब देखो लिगेंड स्ट्रॉन्ग कहाँ पे है, यहाँ पे साइनाइड है, यहाँ 5 अमोनिया है, और यहाँ पर भी 5 अमोनिया, पर यहाँ पर एक क्लोराइड है, वहां पे एक वाटर है, क्लोराइड से वाटर बेटर है। 5 अमोनिया कॉमन हो गया, पर क्लोराइड है वहां पे वाटर है, वाटर इज स्ट्रॉन्गर लिगेंड देन क्लोराइड, तो इसका डेल्टा ओ इससे ज्यादा होगा। तो सबसे आगे होगा बी, फिर सी, फिर ए, फिर डी। लॉजिकली सॉल्व हो गया ये, लॉजिकली तो सॉल्व हो ही गया। अब हमारे पास टेबल 9.3 है, वहां पे साफ साफ CuCl NH3 2 पॉजिटिव, हाँ जी है। CuNH3 3 पॉजिटिव, हाँ जी है, प्रेजेंट सर। CuNH3 अच्छा ए वाला नहीं है, CuCN6 3 नेगेटिव, प्रेजेंट सर। CuH2O4 2 पॉजिटिव, प्रेजेंट सर। वेवलेंथ ऑफ लाइट एब्जॉर्ब्ड, गिवन सर। कलर, गिवन सर। क्वेश्चन डायरेक्ट आया सर, ठीक है, ओके सर, डन, सबूत मिल गया। चलो इस क्वेश्चन को लॉजिकली सॉल्व कर सकते थे, हमें ये रट्टा मारने की जरूरत नहीं है इसको, बट सबूत तो सबूत होता है, वो तो मिल गया, ठीक है। अब चलो एक थोड़ी सी और इंफॉर्मेशन आपके लिए काइंड ऑफ होमवर्क। देखो इस टेबल को रट्टा नहीं मार रहे हैं, अब यहां से हमें सिर्फ ये समझना है कि कैसे हम लिगेंड चेंज करते हैं, ऑक्सीडेशन नंबर चेंज करते हैं, तो कितना ये डेल्टा ओ है स्प्लिटिंग, ठीक है। अब देखो वेनेडियम यहाँ पे 3 पॉजिटिव में और यहाँ पे 2 पॉजिटिव में है, वही लिगेंड है वाटर, 6 ही हैं, पर 3 पॉजिटिव में डेल्टा की वैल्यू कितनी आ रही है 17,850, और 2 में कितना आ रहा है 12,400, मतलब सिर्फ ऑक्सीडेशन नंबर में 1 यूनिट का चेंज करने पे, बढ़ाने पे काफी बड़ा गैप आ गया। यस, इसीलिए कई बार आपने ऑब्जर्व किया होगा कि कोबाल्ट 3 पॉजिटिव में अमोनिया के साथ, अमोनिया बिहेव लाइक अ स्ट्रॉन्ग लिगेंड, 2 पॉजिटिव के साथ नहीं, क्योंकि 3 पॉजिटिव में भैया बड़ी वैल्यू आ जाती है। ये देखो कोबाल्ट जब NH3 3 पॉजिटिव है तो 22,900, और CuNH3 2 पॉजिटिव 10,200, आधे से भी कम, इतना बड़ा डिफरेंस आ जाता है सिर्फ ऑक्सीडेशन नंबर चेंज करने से, ठीक है। तो इससे आपको आइडिया लगेगा कि कैसे कैसे हम, और यहां देखो CuNH3 3 पॉजिटिव, CuEN3 3 पॉजिटिव, यहां पर भी कोबाल्ट 3 पॉजिटिव में, यहां पर भी कोबाल्ट 3 पॉजिटिव में, यहां पर भी 6 के 6 बॉन्ड नाइट्रोजन के साथ बन रहे हैं, यहां पर भी 6 के 6 बॉन्ड नाइट्रोजन के साथ बन रहे हैं, फिर भी इसकी स्प्लिटिंग थोड़ी सी ज्यादा है, 22,900 से थोड़ा ज्यादा है। क्यों? किलेशन वाला फैक्टर एक्स्ट्रा आ गया इथाइलिन डायमीन में, जो अमोनिया में नहीं था। बॉन्ड वही नाइट्रोजन के साथ ही बन रहे हैं, कोबाल्ट 3 पॉजिटिव के ही बन रहे हैं, बट किलेशन वाला फैक्टर, तो जो एडिशनल स्प्लिटिंग आ गई उसकी वजह से, समझ गए। एंड दूसरी बात, ये एक ट्रेंड है कि डेल्टा ओ अगर लिगेंड भी वही रखो, आप बाकी चीजें वही रखो, तो मैंगनीज 2 पॉजिटिव की स्प्लिटिंग कम होती है, निकल 2 पॉजिटिव की और ज्यादा होती है, कोबाल्ट 2 पॉजिटिव और ज्यादा, Fe3 पॉजिटिव और ज्यादा, क्रोमियम 3 पॉजिटिव, कोबाल्ट 3 पॉजिटिव, मतलब 3 पॉजिटिव में ही आयरन की कम है, क्रोमियम की ज्यादा है, कोबाल्ट की और ज्यादा है, फिर रुथेनियम
फिर मोलिब्डेनम, फिर रोडियम, उनसे भी ज्यादा है पैलेडियम 2 पॉजिटिव, और सबसे आगे आपका मतलब इरिडियम और प्लेटिनम 4 पॉजिटिव। ठीक है, तो ये है द ट्रेंड्स इन द वैल्यू ऑफ डेल्टा ऑक्टाहेड्रल लीड टू द कंक्लूजन दैट मेटल आयंस कैन बी प्लेस्ड इन अ स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज व्हिच इज इंडिपेंडेंट ऑफ द लिगेंड्स। मेटल्स की भी एक स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज इस तरह से बन जाती है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, एक और क्वेश्चन। अच्छा, ये एग्जैक्टली वही क्वेश्चन आ गया जो हमने पीछे सॉल्व किया था, TaCl4 इसमें और नॉट टाइप ऑफ रिडॉक्स, मतलब अरेंजमेंट कैसा है ना। तो टाइटेनियम Cl4 में क्या होगा, टाइटेनियम 0, सॉरी मतलब D0, तो जब D0 है तो E0 T2 0। आई थिंक ये तो हमने जो पीछे सॉल्व किया था एग्जैक्टली उससे आप रिलेट करके इसको लिख लोगे ना, इतना तो भरोसा कर सकते हैं। ये काइंड ऑफ रिपीट हुआ। अब देखिए नेक्स्ट, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट, सॉल्यूशन ऑफ NiH263 2 पॉजिटिव इज ग्रीन इन कलर एंड सॉल्यूशन ऑफ NiCl4 2 नेगेटिव इज कलरलेस। बताइए है क्या ये कहीं पे इसका सबूत मिलेगा? मैंने तो ढूंढा और मुझे थ्योरी में तो नहीं मिला। देख लो थ्योरी में मिला आपको कहीं पे? कुछ होशियार बच्चे शायद लिख रहे होंगे, ठीक है, जरा बताइए चैट में आंसर क्या होगा। थ्योरी में मिला आपको ये सबूत इसका? अब आप लोग सर थ्योरी में नहीं, शायद लैब मैनुअल में मिलेगा। नहीं, ये लैब मैनुअल में भी नहीं है, ये मिला तो मिला, देखो कहाँ जाके मिला। देखो एक्सरसाइज का क्वेश्चन 9.20, अ सॉल्यूशन ऑफ NiH262 2 पॉजिटिव इज ग्रीन बट अ सॉल्यूशन ऑफ NiCl4 2 नेगेटिव इज कलरलेस। आपको क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना था, द क्वेश्चन इटसेल्फ इज अ डेटा कि ये ग्रीन है, ये ग्रीन है, स्टेटमेंट 1 सही है, ये कलरलेस है, स्टेटमेंट 2 सही है, बोथ आर करेक्ट। यही तो बताना था, क्यों नहीं पूछा इन्होंने? तो मतलब आप अगर इतनी सी मुशक्कत भी करते, क्वेश्चन अच्छा है यार, ये तो पॉइंट है, सॉल्व भी नहीं करने को बोल रहे हो, और हमने क्वेश्चन की स्टेटमेंट को ही पूछ लिया क्वेश्चन दूसरे फॉर्म में। ठीक है, और अगर आप एनसीईआरटी में देखें तो यस दिया इन्होंने, NiH262 2 पॉजिटिव ग्रीन है, फिर कैसे लिगेंड एक्सचेंज रिएक्शन हुआ तो कलर उसका चेंज हो रहा है, ग्रीन कलर का इन्होंने डायग्राम भी बना के दिया हुआ है, ऐसी बात नहीं है, एनसीईआरटी ने थ्योरी में दिया, बट NiCN4 के बारे में बात नहीं की। तो अब उसके बारे में बात करते हैं, ये भाई साहब कलरलेस क्यों है? देखो ये DsP2 हाइब्रिडाइजेशन में है, DsP2 में जो स्प्लिटिंग होती है लास्ट में वो काफी बड़ी होती है। ओके, तो इसके जो कलर नॉर्मली हम डिफाइन करते हैं वो DD ट्रांजिशन की वजह से करते हैं। जब वो ट्रांजिशन काफी बड़ी होगी तो जो एनर्जी एब्जॉर्ब होगी वो अल्ट्रावायलेट रीजन में चली जाएगी, और अल्ट्रावायलेट रीजन में जब एनर्जी जाएगी तो आपको कोई विजिबल कलर में नहीं दिखेगा। ओके, ऐसा नहीं कि ट्रांजिशन नहीं होगी, होगी, बट वो विजिबल रीजन के बियॉन्ड होगी, इसलिए आपको वो कलरलेस दिखाई देगा। ओके, नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है ये कॉमन नहीं है यार, ये कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन है ये, इसके लिए आई थिंक हमें सबूत की जरूरत नहीं पड़ेगी। देखिए, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स विद द फॉर्मूला COCl3.NNS3 अपॉन रिएक्शन विद एक्सेस ऑफ AgNO3 सॉल्यूशन गिव्स 2 मोल ऑफ AgCl। आराम से सॉल्व हो जाएगा। अगर 2 मोल AgCl ये दे रहा है और ये ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है तो मतलब 2 क्लोराइड स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर थे तो CO, और अब देखो एक Cl अंदर होगा, 2 बाहर होंगे, एक Cl अंदर है, और ऑक्टाहेड्रल बनाने हैं तो फिर इसको और क्या चाहिए, 5 और लिगेंड चाहिए, तो वो फिर NH3 होंगे, तो NH3 5 होंगे और बाहर 2 Cl। अब ये 2 Cl बाहर थे इसीलिए 2 मोल AgCl मिले। ठीक है, डन। तो यहां पे बच्चों ये जो n की वैल्यू है स्मॉल n, वो n आ गया आपका 5, और कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट है वो 3 पॉजिटिव है, और वो है x, तो x है 3, तो 5 + 3 = 8। इतना सिंपल सरल क्वेश्चन था। तो बताओ 15 में से अराउंड आई थिंक 13 क्वेश्चन तो हमने डायरेक्टली रिलेट कर लिए ना, ये 2024 के हैं। अब सोचो यही चीज अगर आप देखोगे 2023 का पेपर, 22 का पेपर, 21 का पेपर, 19, मतलब आप जाते जाओ बैकवर्ड्स, यू विल फाइंड के पेपर मैक्सिमम एनसीईआरटी से आता है, मैक्सिमम एनसीईआरटी से आता है। बट द पॉइंट इज एनसीईआरटी से देखो, कोई हमें एनवायरमेंटल केमिस्ट्री मिला क्वेश्चन जाके, है ना, कोई एक्सरसाइज की स्टेटमेंट से बन गया, कोई सॉल्व एग्जांपल से बन गया, राइट। तो कैसे कैसे इंफॉर्मेशन को यूज, एक टेबल का डेटा है उसको कन्वर्ट कर लिया, सॉल्ट एनालिसिस का चैप्टर था वहां से निकाल लिया। तो आपको देखना है कि एनसीईआरटी से कितने क्रिएटिवली वो कंटेंट निकाल के क्वेश्चन बना रहे हैं। तो अगर आप उतने ध्यान से एनसीईआरटी को पढ़ो बच्चा, और क्या चाहिए, व्हेन यू हैव सीन द सोर्स,
जहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं, वो भी 2024 का लेटेस्ट पेपर में, तो और क्या चाहिए इससे बियॉन्ड। अब अगर आप अब जिस तरीके से एनसीईआरटी को पढ़ना स्टार्ट करोगे, आई थिंक दैट विल बी डिफरेंट, एंड दैट डिफरेंस विल मेक अ लॉट ऑफ डिफरेंस इन योर फाइनल स्कोर इन द एग्जाम। ओके, चलिए, विशिंग ऑल द बेस्ट, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तब तक कैसा लगा आपको सेशन, डू लेट अस नो इन द कमेंट्स।